हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये इस टॉपिक से 774वां प्रश्न है और इस सेशन का पहला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं 774वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 774वां, किसके माध्यम से मूंदड़ा कांड प्रकाश में आया? किसके माध्यम से मूंदड़ा कांड प्रकाश में आया? प्रश्नकाल के माध्यम से, या स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, या शून्यकाल के माध्यम से, या विशेष उल्लेख के तहत? प्रश्न नंबर 774 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किसके माध्यम से मूंदड़ा कांड प्रकाश में आया? तो मूंदड़ा कांड प्रकाश में आया था प्रश्नकाल के द्वारा भाई। प्रश्नकाल के माध्यम से मूंदड़ा कांड प्रकाश में आया। प्रश्न नंबर 774 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 775। प्रश्न नंबर 775, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए हुई। प्रश्न को फिर समझें। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए हुई। तो ऑप्शन देखें, राजाओं के विशेषाधिकार एवं प्रिवी पर समाप्त करने वाले विधेयक, या दहेज निषेध विधेयक, या महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक, या सड़क यातायात निगम विधेयक। प्रश्न नंबर 775 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 775, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए हुई। तो वो विधेयक था दहेज निषेध निरोधक विधेयक। दहेज निषेध निरोधक विधेयक। प्रश्न नंबर 775 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 776, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ऑप्शन देखते हैं। विश्वास प्रस्ताव का आविष्कार आधुनिक उत्पत्ति है। ये तो भाई सही है। विश्वास प्रस्ताव का आविष्कार आधुनिक उत्पत्ति है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बा देखते हैं। मंत्र परिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया के नियमों में कोई नियम नहीं है, ये भी सही है। मंत्र परिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया के नियमों में कोई नियम नहीं है, ये भी सही है। ऑप्शन सा देखते हैं। जब विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही की सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो दूसरे को पहले से प्राथमिकता दी जाती है। नहीं भाई, पहले को प्राथमिकता दी जाएगी। या विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो पहले विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी, ये ऑप्शन गलत है। अगला देख लिए, एक ऑप्शन और है। विश्वास प्रस्ताव के मामले में सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास प्रस्ताव के मामले में सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन सा सही नहीं है, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों की सूचना प्राप्त होती है तो विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 777,
प्रश्न नंबर 777, अध्यक्ष के अतिरिक्त संविधान समीक्षा आयोग में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष के अतिरिक्त संविधान समीक्षा आयोग में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या 15 सदस्य? प्रश्न नंबर 777 का उत्तर देने का प्रयास करें। अध्यक्ष के अतिरिक्त संविधान समीक्षा आयोग में कितने सदस्य थे? तो भाई 10 सदस्य थे। संविधान समीक्षा आयोग में 10 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 777 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य, संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी, या श्रीमती सुषमा स्वराज थी, या श्रीमती सोनिया गांधी थी, या श्रीमती नजमा हेपतुल्ला थी? प्रश्न नंबर 778 का उत्तर देने का प्रयास करें। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती सोनिया गांधी, या श्रीमती नजमा हेपतुल्ला? तो संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी भाई। प्रश्न नंबर 778 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 779, लोकसभा अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए मिलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए वेतन मिलते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1,20,000 रुपये, या 1,10,000 रुपये, या 1,25,000 रुपये, या 1,00,000 रुपये? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए वेतन मिलते हैं? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितना मिलता है? तो चलिए हम वर्तमान डाटा आपको बता रहे हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 5,40,000 रुपये वेतन मिलते हैं। 5,40,000 वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 5,40,000 रुपये वेतन मिलते हैं। 5,40,000 रुपये। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 780, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? चलिए भाई, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास कर। तो चलिए भाई बताएं, ऑप्शन देखें। 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,500 रुपये या 3,000 रुपये। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो ये दैनिक भत्ता मिलता है 1,500 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। प्रश्न 780 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो ये दोनों बातें कही गई हैं, तो आपका ऑप्शन बदल जाएगा। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है?
तो 2000 दैनिक भत्ता मिलता है। 2000, 1500 नहीं। यहाँ संसद के सत्र में उपस्थित रहने या संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए तो 1500 नहीं, 3000 नहीं, 2500 नहीं, 2000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 780 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 781, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए हर महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए हर महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो 38,000 रुपये या 40,000 रुपये या 22,000 रुपये या 45,000 रुपये। प्रश्न नंबर 781, सांसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना कार्यालय चलाने के लिए संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए हर महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो 45,000 रुपये हर माह। प्रश्न नंबर 781 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 782, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1989 या 28 मई 1990 या 28 मई 1991 या 28 मई 1992। प्रश्न नंबर 782, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भाई 28 मई 1990 को हो रही है। प्रश्न नंबर 782 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 783, निम्नांकित के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भाई? तो जम्मू कश्मीर की या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र या मिजोरम या त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 783, निम्नांकित के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 783 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 784, मार्च 2002 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मार्च 2002 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? गोवा में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में या त्रिपुरा में। प्रश्न नंबर 784 का उत्तर बताने का प्रयास करें। मार्च 2002 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था भाई उत्तर प्रदेश में। मार्च 2002 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रश्न नंबर 784 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नांकित को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नांकित को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। रोजगार को या पर्यावरण संरक्षण को या शिक्षा को या स्वास्थ्य को। प्रश्न नंबर 785, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नांकित को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो शिक्षा को प्रदान किया गया था भाई, शिक्षा को। प्रश्न नंबर 785 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 786, 27वें संविधान संशोधन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमन का आधार होगा। प्रश्न नंबर 786, 27वें संविधान संशोधन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमन का आधार होगा 1971 की जनगणना या 1981 की जनगणना या 1991 की जनगणना या 2001 की जनगणना। प्रश्न नंबर 786 का उत्तर दें भाई। 27वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमन का आधार होगा 2001 में की गई जनगणना। प्रश्न नंबर 786 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 787, 84वें संविधान संशोधन के अनुसार पुनर्सीमन के बाद किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या यथावत बनी रहेगी? 84वें संविधान संशोधन के अनुसार पुनर्सीमन के बाद किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या यथावत बनी रहेगी? 2015 तक, या 2020 तक, या 2024 तक, या 2026 तक? तो ये 2026 तक यथावत बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 787 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 788, सरकारिया आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें की थी? सरकारिया आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें की थी? 247 सिफारिश, 248 सिफारिश, 249 सिफारिश, या 251 सिफारिश? सरकारिया आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें की थी? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 788, सरकारिया आयोग ने 247 सिफारिशें की थी। 247 सिफारिशें। प्रश्न नंबर 788 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 789, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटें, राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र न हों, राज्यपाल की नियुक्ति गृह मंत्री करे, राज्यपाल निर्वाचित हो। तो सरकार अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में क्या निर्णय लिया गया? प्रश्न नंबर 789 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 789, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटें। प्रश्न नंबर 789 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 790, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब और किसे सौंपा? प्रश्न नंबर 790, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब और किसे सौंपा? तो 31 मार्च 2002 राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को, या 31 मार्च 2002 गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, या 31 मार्च 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, या 31 मार्च 2002 वित्त मंत्री अरुण जेटली को? प्रश्न नंबर 790 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब और किसे सौंपा? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। 31 मार्च 2002 राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को सौंपा है, या 31 मार्च 2002 गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपा है, या 31 मार्च 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपा है, ये 31 मार्च 2002 वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा है। तो प्रश्न नंबर 790 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 31 मार्च 2002 को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा है भाई। प्रश्न नंबर 790 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।